हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय। चलिए जानते हैं। क्या आपको कक्षा 7 का बाजार में एक कमीज अध्याय याद है? वहाँ हमने देखा था कि बाजारों की श्रृंखला किस तरह कपास उत्पादकों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले ग्राहक से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर मोड़ पर क्रय विक्रय चल रहा था। कपास पैदा करने वाले छोटा किसान, एरोड के बुनकर या कपड़ा निर्यात कारखाने के मजदूर, कमीज के उत्पादक के में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल बहुत सारे लोग बाजार में शोषण का शिकार होते हैं। उनके साथ उचित बर्ताव नहीं होता। बाजार में हर जगह लोगों के शोषण की संभावना बनी रहती है, चाहे वे मजदूर हो, उपभोक्ता हो या उत्पादक हो। लोगों को इस तरह के शोषण से बचाने के लिए सरकार कुछ कानून बनाती है। इन कानूनों के जरिए इस बात की कोशिश की जाती है कि बाजार में अनुचित तौर तरीकों पर अंकुश लगाया जाए। चलिए आइए हम जानते हैं अब इनको विस्तार से। आइए बाजार की एक आम स्थिति को देखें जिसमें कानून बहुत मायने रखता है। मसाला मजदूरों के मेहनताना का है, ठीक है। मसला क्या है? मसाला नहीं, मसला मजदूरों के मेहनताना का है। निजी कंपनियां, ठेकेदार, कारोबारी लोग आमतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। मुनाफे की चाह में कई बार वे मजदूरों को उनका हक नहीं देते और कई बार तो उनका मेहनताना तक नहीं देते। मजदूरी है ना, मजदूरों को उनका मेहनताना ना देना कानून की एक नज़र में गैरकानूनी या गलत है। मजदूरों को मेहनताना कम ना मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। जिस तरह मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम वेतन का कानून बनाया गया है, उसी तरह बाजार में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। इस कानूनों के जरिए मजदूर, उपभोक्ता और उत्पादक तीनों के संबंधों को इस तरह संचालित किया जाता है कि उनमें से किसी का शोषण ना हो, है ना। एक फोटो दी गई है और उसके बारे में जानकारी दी गई है, पढ़ते हैं। अहमदाबाद में के एक कपड़ा मिल में काम करते मजदूर बिजली से चलने वाले कर्घों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण 1980 और 1990 के दशक में ज़्यादातर कपड़ा मिल बंद हो गए थे। पावरलूम बिजली से चलने वाले कर्घों को कहते हैं। पावरलूम किसको कहते हैं? बिजली से चलने वाले कर्घों को। यह 4 से 6 कर्घों की छोटी इकाई है। इन कर्घों के मालिक खुद उन पर काम करते हैं और परिवार के लोगों के साथ बाहर के श्रमिकों को भी काम में लगाते हैं। यह जानी हुई बात है कि बिजली से चलने वाले कर्घों में कार्य स्थितियां बहुत खराब होती है। कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि कानूनों को लागू किया जाए। इसका मतलब यह है कि कानून को लागू किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सजा देनी चाहिए। अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वह कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। मालिक भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी होता है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें से बहुत सारे कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। उदाहरण के लिए, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
संविधान में यह भी कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं? ये कानून सामाजिक न्याय की चिंताओं को किस हद तक संबोधित करते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल करेंगे। सन 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल की उम्र के 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में 2016 में आया क्या? बाल श्रम आया नहीं, बाल श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया। ये जो एक्ट था बाल श्रम का एक्ट 1986 का, उसमें 2016 में संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 साल के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी। 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था। यूनियन कार्बाइड है ना, कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड, जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई उस कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। और कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की। उसमें क्या बनाए जाते थे? तो कीटनाशक। 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इसी संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको मिक गैस रिसने लगी, यह बेहद जहरीली गैस होती है। इस घटना की चपेट में आने वाली अजीजा सुल्तान तकरीबन 12:30 पे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज़ सुनाई दी। कमरे की हल्की सी रोशनी भी मैंने देखा कि पूरा कमरा सफ़ेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। सब कह रहे थे कि भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगी थी। एहसास हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी। सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। अगली सुबह का दिन वो था। फिर है ना, यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्य का आंदोलन करने लगे। फिर गैस राहत मंत्री से बात करते गैस पीड़ित, है ना, और इंसाफ की लड़ाई अभी जारी थी। यहाँ पर क्या है? यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द बिखरे पड़े रसायन के बारे में इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है। क्या है कि 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पीने के पानी है ना, पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से प्राप्त ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन, क्या था उनका नाम? एंडरसन को सजा दिलाने के लिए अभी भी आंदोलन चलाया है। एक मजदूर की कीमत क्या होती है? अगर आप भोपाल के महाविनाश की वजहों को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना कारखाना क्यों खोला। विदेशी कंपनियों के भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देशों में काम करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ेगा। भारत में न केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती है, बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटे तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी सी चीज़ों पर भी खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इस तरह ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है। यूनियन कार्बाइड के कारखानों में एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या कम थी। 1980 से 1984 के बीच मिक संयंत्र, है ना, मिथाइल कार्बाइड जो थी,
कि कामगारों के दल की संख्या 12 से घटकर 6 की जा चुकी थी। मजदूरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण की अवधि तो 6 महीने से घटाकर 15 दिन कर दी गई थी। मिक कारखानों के लिए रात की पाली के मजदूर का पद ही खत्म कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्र में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए नीचे पड़े। पश्चिम वर्जीनिया यानी कि अमेरिका में है कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों है और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? इस बात का जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता। एक मजदूर जाता है तो फौरन उसकी जगह दूसरा मिल सकता है। इसलिए इस टॉपिक का नाम ही है कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। हमारे यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि थोड़ी सी तनख्वाह के बदले ना जाने कितने लोग और असुरक्षित स्थिति में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। मजदूरों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर मालिक कार्यस्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी से बच जाते हैं। इस तरह भोपाल गैस त्रासदी के इतने सालों बाद भी मालिकों के बर्बर रवैये के कारण निर्माण स्थलों, खदानों या कारखानों में दुर्घटना की खबरें हर रोज आती रहती है। अब पढ़ेंगे सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुलेआम अवहेलना हो रही थी तो सरकार क्या कर रही थी? पहली बात, भारत में सुरक्षा कानून ढीले हैं। दूसरा, उन कमजोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। सरकारी अफसर इस कारखानों को खतरनाक कारखानों की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखानों को घनी आबादी वाले इलाकों में खोलने पर उन्हें कोई एतराज नहीं किया। जब भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। सरकार के राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था कि वह साफ सुथरी तकनीक से ज़्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक कारखानों में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी देते रहे। जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कुछ गड़बड़ी भारी गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कानून बनाने और उनको लागू करने वाली संस्था के लिए यह रवैया सही नहीं है। लोगों के हितों की सुरक्षा करने की बजाय सरकार और निजी कंपनी दोनों ही उनकी सुरक्षा को नज़रअंदाज करती जा रही थी। यह हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत में स्थानीय और विदेशी व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और इसके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की ज़रूरतें बढ़ गई है। हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों को मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण वे डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। तो फिर भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों? अब पढ़ेंगे पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमज़ोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में
प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी। चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ढीले सुरक्षा मानकों से न केवल यूनियन कार्बाइड को फायदा मिला, बल्कि उसे प्रदूषण से निपटने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ा। अमेरिका में यह कंपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती थी। भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख ऐसे लोग कारखाने से निकली जहरीली गैसों का शिकार बन गए थे, जो इस कारखानों से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे। इससे लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितनी भी कमजोर हो, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित है। उसमें उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया जो औद्योगिक दुर्घटना के कारण घायल होते हैं। एक बात यह है कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों का सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है। क्यों कि फिर भी स्थानीय लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साफ पानी का कोई स्रोत नहीं है। अब वहाँ पे जो चापाकल सब भी है ना, उसमें से भी केमिकल निकलता है। इसलिए सरकार ने उसको लाल रंग से रंग दिया कि लोग इसको यूज ना करें, क्योंकि उसका जो यूज जितना करेंगे वो उतने बीमार होते जाएंगे। पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। इसके पीछे समझ यह थी कि हमारे पर्यावरण पर अगली पीढ़ियों का भी हक बनता है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। अदालतों ने स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। इस सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के अधिकार भी शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय करे। अब है सतत विकास लक्ष्य, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9वां क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, मतलब इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा सतत विकास का 9वां लक्ष्य है। गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है ना। गाड़ियों से जो उत्सर्जित धुआं है वो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहन का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी ईंधन का इस्तेमाल करें। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों के वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थ का स्तर काफ़ी ऊंचा है। ये विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाली बसों या कारों के कारण पैदा हो रहे हैं। बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर, रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा मोटा व्यापार या दिहाड़ी मजदूरी करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से भी छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहां के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे होते हैं और जहां कानूनों की स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। विकसित देश अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं, ताकि इन देशों के कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठा सके और अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश, खासतौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, कीटनाशक, एस्बेस्टॉस बनाने वाले या जस्ते व शीशे को संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। चाहे बाजार हो
है ना। निष्कर्ष में क्या है कि चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर तरीके से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आदि ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते या पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते और इसी तरह आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी यह बनती है कि वह निजी कंपनियों के गलत तौर तरीकों को रोकने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए, उनको लागू करे और उन पर निगरानी रखे। यानी न सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमज़ोर हो और उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनसे भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी इस बात का सबूत है। इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना। आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा है, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित के लिए दबाव डाला है और न्यायालयों ने भी स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का अभिन्न अंग माना है। इस अध्याय में हमने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य, वातावरण की सुविधा सबको मिले। इसी तरह मजदूर अधिकारों यानी कि काम का अधिकार, सही मेहनताना और मानवोचित कार्यस्थितियों का अधिकार हो के क्षेत्र में भी अभी हालात काफ़ी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाए ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हमारे पास एक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 8वां लक्ष्य है ना। और 9वां लक्ष्य क्या था? उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। चलिए अब इसके कुछ शब्द संकलन जो है उनको पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता, जो व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि किसी निजी इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ खरीदता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उत्पादक क्या है? तो ऐसा व्यक्ति या संस्थान जो बाजार में बेचने के लिए चीज़ें बनाता है। कई बार उत्पादक अपने उत्पादन का कुछ हिस्सा निजी का इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए किसान। निवेश क्या है? भविष्य में उत्पादन बढ़ाने, सुधारने के लिए नई मशीनरी या इमारत या प्रशिक्षण पर खर्चा होने वाला पैसा, ये है निवेश। मजदूरों की यूनियन। मजदूरों का संगठन आमतौर पर मजदूर यूनियनों, कारखानों और दफ्तरों में दिखाई देती है, लेकिन अन्य किस्म के मजदूरों की भी यूनियनें हो सकती है, जैसे घरेलू नौकरों की यूनियन। यूनियन के नेता अपने सदस्यों की ओर से मालिक के साथ सौदेबाजी और बातचीत करते हैं। मजदूर यूनियनें वेतन, श्रम, नियमावली, नियुक्ति, बर्खास्तगी और पदोन्नति से संबंधित नियमों, लाभों और कार्यस्थल सुरक्षा आदि मुद्दों पर काम करती है। तो इस प्रकार हमारा यह 8वीं क्लास का राजनीतिक विज्ञान का बुक समाप्त हुआ।